नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ के इस स्पेशल कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी दुर्लभ बीमारी के बारे में जो कोरोना के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आई है। इस बीमारी का नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें हड्डियां गलने लगती हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री और बीसी रॉय नेशनल अवार्डी डॉक्टर यश गुलाटी, जो अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में सेवा दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। इससे पहले हम इस शो की शुरुआत करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये टीवी 9 वैन, आइए जानते हैं इस वीडियो की मदद से। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, हमने हाल ही में देखा है कि कोविड मरीजों की हड्डियां गलने लगी हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट एवेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। ये बीमारी पोस्ट कोविड पेशेंट में ही देखी जा रही है। क्या है इसकी वजह? क्या इसे पोस्ट कोविड सिम्टम्स माना जाए? इसको किस तरह से देखा जाए डॉक्टर? देखिए, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हुआ ये है कि क्योंकि कोविड के कई मरीजों को, लगभग उन सभी मरीजों को जिनके अंदर कोविड से ज़्यादा प्रभाव था, स्टीरॉयड देने पड़े। तो ये स्टीरॉयड देने का कुप्रभाव है, ना कि कोविड इटसेल्फ का। तो स्टीरॉयड पहले भी जब कभी दिए जाते थे जिन मरीजों को किसी कारणवश भी, कोई चाहे किडनी डिजीज थी या रेस्पिरेटरी डिजीज थी या कुछ भी था, तो उनमें भी ये जो बीमारी है ये देखने में आती थी। तो लेकिन क्योंकि अब जो इतने सारे मरीज कोविड के एकदम से इकट्ठे हुए, इतने सारे लोगों को स्टीरॉयड दिया गया, तो उनमें से कुछ लोगों को इसके दुष्प्रभाव देखने में सामने आए। तो इसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहते हैं। एवेस्कुलर का मतलब होता है कि वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, और एवेस्कुलर मतलब जहां ब्लड सप्लाई नहीं है, और नेक्रोसिस होता है कि किसी चीज का डेड हो जाना या खत्म हो जाना। तो क्योंकि बिना ब्लड सप्लाई के बोन का वहां पे समाप्त हो जाना या मर जाना, या बोन डेथ जिसको आजकल बोल रहे हैं, तो ये वो उसका कारण है। तो स्टीरॉयड्स जब हम देते हैं कुछ मात्रा से ज्यादा, जो कई बार बहुत जरूरी होती है जान बचाने के लिए, तो जो हमारे कूल्हे की हड्डी की जो बॉल होती है, जिसके अंदर वो, जिसके ऊपर हम चलते हैं, अपनी टांग को घुमा सकते हैं, चल सकते हैं, तो उस बॉल की ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, और वो ब्लड सप्लाई समाप्त हो जाने की वजह से वो जो हड्डी है वो गलने की बजाय मेरे को लगता है कि वो पिचकने लगती है और उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, और वो एकदम से जो एक एक गेंद की तरह एकदम समतल होती है, वो एकदम ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। और जोड़ में आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि बोन डेथ हो जाता है। मतलब कहते ये हैं कि बोन के जो टिश्यूज होते हैं वो मर जाते हैं, और वजह ये होता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अब शुरुआत में ही इस समस्या को कैसे परखना चाहिए, कैसे पता चले कि ये बीमारी से हम ग्रसित हो चुके हैं, ताकि समय पर डायग्नोसिस हो जाए और लोग डॉक्टर को, आप जैसे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकें?
देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपके कूल्हे के आसपास या पीछे जो बटक है उसमें, या जो आपकी जांग है, थाई है, उसमें हल्की हल्की दर्द शुरू होती है और चलने में हल्का हल्का सा जो है वो लचक या लिम्प आ सकता है। तो यदि ऐसे आपको लक्षण किसी को आने शुरू होते हैं, खासकर उन लोगों को जिनको की स्टीरॉयड लेने पड़े, तो वह अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। कई बार हम ये सोचते रहते हैं चलो मांसपेशी खिंच गई, ठीक हो जाएगा। तो अगर 2-4 दिन में वो मांसपेशी वाली दर्द आपको लगता जो है वो नहीं ठीक होती है, तो आप अपने आसपास के किसी भी अस्थि शल्य विशेषज्ञ से मिल लें, ताकि वो आपकी जांच कर लें और यदि आवश्यक हो तो जो भी आपके टेस्ट हैं, एक्सरे, एमआरआई इत्यादि जिसकी भी जरूरत समझी जाए वो करा लें, ताकि इसका निदान जल्दी से जल्दी हो जाए और इसका इलाज जो है वो जल्दी शुरू हो जाए। जो एक्सरे है उसमें इसके बदलाव जल्दी नहीं आते हैं और इसकी बदलाव को जल्दी या तुरंत देखने के लिए लगभग हमेशा ही एमआरआई की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपके लक्षण ऐसे हैं, आप एमआरआई करवा लें, तो आप कृपया करवा लें, देखें कि इसके अंदर ऐसी कोई चीज तो शुरू नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो फिर उसका इलाज शुरू किया जाए। देखिए, बीमारी की वजह साफ तौर पर यह सामने आ रही है कि स्टीरॉयड का जो बेजा इस्तेमाल होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फंगल डिजीज से पहले ही लोग परेशान हैं, कई लोगों की जानें जा रही हैं, अब ये दूसरी बीमारी सामने आ रही है। तो क्या माना जाए कि जिस स्टीरॉयड का इस्तेमाल हम जान बचाने के लिए करते हैं कोविड की बीमारी के दरमियान, वही फिर पोस्ट कोविड में बहुत जानलेवा साबित हो जाता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर्स को भी और लोगों को भी जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, किस प्रकार से किया जाए? देखिए, जो स्टीरॉयड है, एक आप इसको एक वंडर ड्रग भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन ये वो चीज है कि यदि इसको ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो जान बचा सकती है जब जरूरत हो तो, और यदि इसका जो है इसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके जो है दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन कई बारी ठीक तरह से इस्तेमाल करने से भी, ठीक मात्रा में भी इस्तेमाल करने से भी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो, लेकिन जान बचाना तो जरूरी है। जान होगी तभी तो पता लगेगा बाकी चीजें कोई है कि नहीं। तो यदि ऐसी स्थिति में स्टीरॉयड देने की आवश्यकता है तो है, लेकिन हुआ क्या कि इस कोविड में स्टीरॉयड का जो है वो जो मिसयूज भी काफी हुआ, क्योंकि जो लोग बाहर पेरिफेरी में कहीं बैठे थे, जब स्टीरॉयड से बचा जा सकता था तब भी डर गए थे सब लोग, मरीज भी और डॉक्टर भी बड़े प्रेशर में थे कि भाई जान ना चली जाए, तो जल्दी ही स्टीरॉयड शुरू किए जाएं। तो देखिए, वो समय ऐसा था कि बहुत कठिन समय था सबके लिए। तो अब जो हम समझ गए हैं कि कितने दिन के बाद अगर स्टीरॉयड की आवश्यकता है कोविड में भी, तो लगभग 5-6 दिन बीमारी शुरू होने के बाद में अगर कोई दोबारा से बुखार शुरू होता है, तो वो सबको मालूम है जो लोग इलाज कर रहे हैं, तो ठीक व्यक्ति द्वारा ही स्टीरॉयड शुरू किए जाएं और ठीक मात्रा में ही शुरू किए जाएं, और स्टीरॉयड को चूर्ण की पूरी की तरह जो है वो ना बांटा जाए। और एक मैं अन्य बात आपको बताना चाहूंगा कि जो कई क्वैक्स हैं वो भी लोगों का बुखार जल्दी ठीक हो जाए, दर्द जल्दी ठीक हो जाए, स्टीरॉयड बहुत ज्यादा देते हैं बिना मरीज को पता लगे, वो पूरी पूरी जो उसके अंदर पीस के दे देते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखें, ये पहली नई बीमारी नहीं है, ये हम पहले से भी जूझ रहे हैं, लेकिन अब मात्रा ज्यादा होगी बीमारी की। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर, मैं आपकी बात से सहमत हूं और यही इसीलिए कहा जाता है कि आप इस बीमारी का इलाज किसी क्वैक से नहीं कराएं, पर फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। और वजह यह है कि जब हम स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो पर्पस ये होता है कि हमारा इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही काम ना करने लगे, इसलिए इम्यूनिटी के लेवल को हम घटाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेरॉयड का इस्तेमाल एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, बाद में उसका इफेक्ट, उसका दुष्प्रभाव जो है हम बहुत बुरे तरीके से देखते हैं। उसमें एक फंगल डिजीज है, दूसरा ये हड्डियों की डिजीज सामने आ रही है। तो मैं यही मानता हूं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट को एक तरह से चुनौती पेश कर रहा है? कई बार अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ जाता है। कोविड की बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट हमें बहुत खराब जो बीमारी होती है उसका सामना करना पड़ रहा है।
देखिए, ऐसा यदि आपको यात्रा करनी है, आपने कार में जाना है और हाईवे पे जा रहे हैं, तो आपको अगर कार 100 की स्पीड पे चलानी है या 80 पे चलानी है, आप 200 पे चलाएंगे तो उसका प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान से रखना है कि आपको सफर भी करना है इस दवाई के साथ, और कब करना है, कितना दवाई लेना है, आपको कितनी स्पीड से अपनी गाड़ी चलानी है, कोई आपको गाइड करेगा, आप उसके हिसाब से ही लेंगे। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा कि आप दवाई ना लें, क्योंकि दवाई ऐसी स्थिति में अगर नहीं लेंगे तो जान को खतरा हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं फिर वही उदाहरण देना चाहूंगा कि आप हाईवे पे कार चला रहे हैं तो वही चलाएं जिसको गाड़ी चलानी आती है। अब एक नौसिखिए ड्राइवर से आप गाड़ी चलवाओगे हाईवे पे तो एक्सीडेंट होगा ही। तो इसलिए ठीक आदमी से दवाई लेनी है, कब लेनी है, कितने दिन लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, ये जानना जरूरी है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी कभी कभी इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो हमको मानना पड़ेगा कि जान बचाने के लिए अगर कोई चीज करनी पड़ी, उसके साइड इफेक्ट है तो उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन जहां तक हम इसके जो गलत मात्रा से बच सकें तो वो बहुत आवश्यक है। तो इसका हमको एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा कि कितने इसके फायदे, कितने इसके नुकसान, किस दिन इसको देना है, किस दिन इसको नहीं देना है, किसने इसको देना है, किस मात्रा में देना है, क्या वो आदमी इस चीज में क्वालिफाइड है जो दे रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें सोच समझ के हमारे समाज में भी इस चीज की जो है वो समझ होनी चाहिए कि हम इसको, ये एक एक्चुअली ये बहुत एक अच्छी दवाई है, लेकिन इसको कब यूज करना है ये बहुत जरूरी है और कितना यूज करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मेरा अगला सवाल ये है कि एक रेपुटेड मेडिकल जर्नल BMJ है, उसने ये कहा है कि डॉक्टर्स द्वारा कॉर्टिकोस्टेरॉयड प्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉयड के रूप में इस्तेमाल होता है और उसका बहुत ज़्यादा डोजेज इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से जो बीमारी 6 महीने और 1 साल के बाद नज़र आना चाहिए वो 58 दिनों में ही नज़र आने लगता है। तो आपको लगता है कि दूसरी लहर के बाद जो पोस्ट कोविड इफेक्ट सामने आ रहा है, शायद आप डॉक्टर इससे सबक लेंगे और तीसरी लहर अगर देश को सामना करना पड़ता है तो इस तरह की बीमारी जो पोस्ट कोविड के रूप में हमारे सामने आती है वो देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक प्रकार का आपके पास एक जिनी है आपकी बोतल में, उसको आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं या कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो या समाज के ऊपर है, या आपके डॉक्टर्स के ऊपर है, या आपके रोगी के ऊपर है कि आपके पास एक जिनी है जो कुछ भी कर सकता है, तो उससे आप क्या काम लेना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इसको ठीक ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दवाई की अगर जरूरत है उस स्थिति में तो है, लेकिन एक जो व्यक्ति इसमें शिक्षित है इसके बारे में वही दवाई दे, और बाहर क्वैक्स ना दें, किस मात्रा में दें और किस दिन दें। क्योंकि कई बार कई लोगों ने इसकी शुरुआत में देनी शुरू कर दी और कई लोगों ने बहुत लेट दी। तो अब तो इसके जो है प्रोटोकॉल भी बन गए हैं, और ईश्वर से प्रार्थना तो ये है कि तीसरी लहर ना आए। लेकिन यदि आ जाती है दुर्भाग्यवश, तो इसके बारे में सोच समझ के, पढ़ लिख के, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कि किस दिन किसको क्या देना है, उसके बारे में उसी ढंग से दी जाए। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि कई चीजों का सोसाइटी में एक नाम बुरा बन जाता है, कहते हैं बद से बदनाम बुरा। तो स्टेरॉयड का नाम लेते ही लोग कहते हैं नहीं 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 मुझे स्टेरॉयड नहीं लेना। लेकिन स्टेरॉयड भी एक दवाई है, और वो दवाई बहुत अच्छी दवाई है। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि उस दवाई को कब इस्तेमाल करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये जानना जरूरी है। उसको बेकार में इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक रामबाण है हमारे पास, और रामबाण को हम चींटी मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। रामबाण को हम तब इस्तेमाल करें जब उसकी जरूरत है, और उसको जब एक बाण की जरूरत है तो 10 बाण नहीं चलाएं। यही मेरे कहने का मतलब। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसलिए आपने बताया कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो स्टेरॉयड वंडर ड्रग है, लेकिन अगर बेजा इस्तेमाल होगा तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। पर डॉक्टर, एक सवाल मेरा और भी है, जैसे फंगल डिजीज उन लोगों को हुआ जो डायबिटिक थे या वैसे लोग वल्नरेबल थे जो डायबिटीज से परेशान थे, पर इस बीमारी में एवेस्कुलर नेक्रोसिस कैसे लोगों को हो सकता है? कौन से लोग, किस तरह के लोग वल्नरेबल हैं जिनमें ये बीमारी ज्यादा होने के चांसेस हैं? किसी को भी हो सकता है जो स्टेरॉयड ले रहे हैं। हालांकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये आदमी लोगों में औरतों के मुकाबले में काफी ज्यादा देखने में आता है। और एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं
केवल स्टेरॉयड ही इसका कारण नहीं है। जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनको भी ये काफी देखने में आता है। कुछ जैसे बैरोट्रॉमा जिसको हम बोलते हैं, डीप सी डाइविंग वगैरह, उन सब चीजों में भी देखना आता है। और ये केवल कूल्हे में नहीं होता, और हड्डियों में भी हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण कारण एक्चुअली, ये कोविड से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण इसका शराब था, जो लोग ज्यादा शराब पीते थे। तो अब ये चीज भी देख लीजिए, जो स्टेरॉइड भी ले रहे हैं और साथ में शराब भी ले रहे हैं, तो आप ये देख लो कि अपना आप जो है इसका इसका होने की चांस डबल कर रहे हैं। तो ये सब चीजों से आप बचें, क्योंकि शराब तो ऐसी कोई वंडर चीज नहीं है, कोई जरूरी नहीं है लेनी। भाई स्टेरॉइड तो इसलिए लेने पड़े कि जान बचानी थी। तो अब बाकी चीजों से तो कम से कम आप बचें, और जल्दी निदान हो जाए तो जल्दी डॉक्टर के पास जाके, ताकि इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, तो वही बेहतर है। तो आपने ये कहा कि जो अल्कोहल लेते हैं, जो शराब लेते हैं, वो उन्हें ज़्यादा ये समस्या हो सकती है, और पहले भी ऐसा देखा जाता रहा है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत तरह के पेशेंट्स होते हैं जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार होते हैं, उनका इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर होता है, और अगर वो कोरोना से पीड़ित होते हैं तो जाहिर तौर पर उन पे स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना पहले से ही बड़ा चुनौती होता है। लेकिन अगर वैसे पेशेंट्स में इस तरह की बीमारी का खतरा कितना है, जरा इस पर भी प्रकाश डालें डॉक्टर। क्योंकि इसका कोमॉर्बिडिटी से कोई ज्यादा महत्व नहीं है इस बीमारी के लिए। इसमें तो जो स्टेरॉयड है, जो अल्कोहल है, उनका डायरेक्ट उनका इफेक्ट है उसके ऊपर। तो वो कोमॉर्बिडिटी में ये है कि अगर आप और भी चीजें हैं, जैसे डायबिटीज है, आप स्टेरॉयड देते हैं तो डायबिटीज जो बिगड़ सकती है, तो उसके हिसाब से डोज वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि कोमॉर्बिडिटीज जो होने की वजह से स्टेरॉयड लें तो ज्यादा चांस है, ऐसा नहीं है। स्टेरॉयड इटसेल्फ से जो है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, चाहे पहले मरीज को कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, कृपया इस बारे में भी प्रकाश डालें कि इस बीमारी की इलाज, इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इसके जहां तक इलाज की बात है कि एक बार जब ये हो जाए तो कोई भी आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि मैं ये दवा दूंगा तो आपका ये कभी नहीं होगा, या खराब और ज्यादा नहीं होगा, या ठीक होगा। तो जो कुछ 40-50 तरह की विधियां इसके बारे में बताई गई हैं, तो सबसे जो सिंपल है, जो सरल है, वो ये है कि छोटे छोटे इसके अंदर होल कर दिए जाते हैं बोन के अंदर, ताकि वहां से ब्लड सप्लाई आनी शुरू हो जाए। और कुछ इस तरह की दवाइयां भी हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में एक्चुअली दी जाती हैं, जिसको एंटी रिजॉर्प्टिव कहते हैं, ताकि बोन को, उस जगह की हड्डी को जो है ताकतवर या स्ट्रांग किया जा सके, ताकि वो हड्डी पिचके नहीं। तो ये विशेष मात्रा में दवाइयां दी जाती हैं, पहले नस के द्वारा, बाकी बाद में मुंह के द्वारा। और यदि इन सब चीजों से अगर काम नहीं बनता है, और जो व्यक्ति को आर्थराइटिस अगर हो जाता है और दर्द रहती है, तो फिर जो है कृत्रिम कूल्हा लगाना पड़ सकता है, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। तो ये निर्भर ये करता है कि मरीज कब आए, किस स्थिति में आए, और कितनी उनको तकलीफ है। और शुरू में अगर जब दर्द ज्यादा हो रही है तो उस पर वजन कम डालें, और ये दवाई अपने डॉक्टर जो है अस्थि शल्य विशेषज्ञ से मिल लें, तो वो आपकी ये दवाई शुरू कर देंगे। और यदि आवश्यकता होगी तो जिसको हम कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे होल कर देते हैं, वो किया जा सकता है यदि आवश्यकता हो, सब में नहीं होती। और कुछ अब ऐसा भी है कि हम बोन मैरो से सेल निकाल के वो भी उसमें डाल सकते हैं। कई लोग उसको स्टेम सेल का नाम देना चाह रहे हैं, लेकिन वो बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट ही हम उसको बोलते हैं, तो वो भी डाला जा सकता है। तो कई प्रकार की विधियां हैं। तो इस पे निर्भर करता है कि जो रोगी है किस स्थिति में आए हैं, और उसका फिर उसी प्रकार से इलाज किया जाता है। एक ब्रीफ आंसर चाहूंगा बस इस पे कि क्या ये पूरी तरह से क्यूरेबल है, या हो जाने के बाद अगर एक्सट्रीम फॉर्म सामने आता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, साबित हो सकता है। देखिए, खतरनाक शब्द मैं इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसका यदि अगर ये एंड स्टेज पे भी आ जाता है तो क्या है कि जो कूल्हा खराब हो जाता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो खतरनाक ऐसी कोई जानलेवा चीज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो रोगी है उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो अगर हम इससे बच पाए तो सबसे बेहतर यही है। लेकिन यदि हो जाए तो फिर उसकी कुछ दवाइयां हैं, कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन भी हैं, और यदि बिल्कुल ही ज्यादा खराब हो जाए तो हम कूल्हे को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब इलाज संभव है। तो इस पे निर्भर करेगा कि किस स्थिति में रोगी जो है वो आए थे। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी
साझा की हम लोगों से, और कोरोना ने हमें यही समझाया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9।